नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। हरियाणा में सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू। नायब सिंह सैनी, भूपेंद्र हुड्डा, विनेश फोगाट और दुष्यंत चौटाला समेत 1031 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। प्रधानमंत्री मोदी आज महाराष्ट्र को देंगे करीब 56,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। मेट्रो ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त भी करेंगे जारी। कुपवाड़ा के गूगलधार में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़, सर्च ऑपरेशन जारी। घुसपैठ की मिली थी जानकारी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मारे गए 30 नक्सली, बड़ी संख्या में हथियार बरामद। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त होगा देश। और इजराइल ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर फिर किए हमले। निवासियों से तुरंत खाली करने का किया आह्वान। बाइडेन ने कहा इजराइल को ईरान के तेल क्षेत्रों पर हमला करने के विकल्पों पर करना चाहिए विचार। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो कि आ रही है हरियाणा चुनावों को लेकर, जहां पर साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने अपील की है कि रिकॉर्ड स्तरों पर आकर मतदाता अपने संवैधानिक हक का उपयोग करें, संवैधानिक अधिकार का उपयोग किया जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी 90 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया और हमने देखा कि नायब सिंह सैनी के साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विनेश फोगाट ने वोट डाला, उनकी किस्मत दांव पर। और आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग है। प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट किया है प्लेटफॉर्म एक्स पर। सभी मतदाताओं से उन्होंने अपील की कि वो लोकतंत्र के इस पावन उत्सव का हिस्सा बने और मतदान में अपनी भागीदारी निभाएं। इस अवसर पर पहली बार वोट डालने जा रहे सभी युवा साथियों को मेरी विशेष शुभकामनाएं। तो प्रधानमंत्री ने प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लोगों से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया और स्पेशली खास तौर पर जो युवा हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनको आगे आने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करें। तो क्या तीसरी बार भी हैट्रिक लगा पाएगी बीजेपी, ये बड़ा सवाल है। और चुनावी दंगल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी जो छोटे दल हैं उनकी भूमिका क्या किंग मेकर के रूप में उभरेगी? क्या आप पार्टी और कांग्रेस के बीच की रार इस बार चुनावी समर जो वहाँ पर चला उसकी बाजी पलटने में कामयाब साबित होगी? ये देखना होगा। वहीं विनेश फोगाट, दुष्यंत चौटाला समेत कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में, जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री ने मतदाताओं से रिकॉर्ड संख्या में वोट करने के लिए कहा है। तो वोटों की गिनती जो है वो 8 अक्टूबर को होनी है, जिसके बाद तस्वीर साफ होगी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन काबिज होगा। और भाजपा हैट्रिक लगा पाएगी या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। साथ ही कांग्रेस भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने के बाद वापसी करेगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने अभी सुबह सुबह अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल किया है और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सुबह करनाल के एक पोलिंग बूथ पर वोट डाला। तो हरियाणा का चुनावी दंगल, जहां पर कई ऐसे अहम जो नेता हैं जिनकी चुनावी साख इस वक्त दांव पर है और उनकी किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। हरियाणा की पॉलिटिक्स इस पर हमने देखा कि काफ़ी रोमांचक रही। कई ऐसे नेता थे जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है। और वहीं झज्जर में ओलंपिक पदक विजेता और भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया। हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बीइंग द यूथ ऑफ दिस कंट्री कि हम सब अपना वोट डालें और जो भी आपकी समझदारी से आपको बेस्ट कैंडिडेट लगता है, बेस्ट लीडर लगता है अपने देश के लिए, आई थिंक हम सबको उसके लिए वोट करना चाहिए बिकॉज हमारे छोटे छोटे स्टेप्स ही हमें बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे।
चुनावी दंगल पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार आलोक जो हैं वो पानीपत से जुड़ रहे हैं। फिर हम आगे इस बुलेटिन में और भी संवाददाताओं को जोड़ेंगे। कुमार, सुप्रभात आपको। पहले तो जिस पोलिंग स्टेशन पर आप हैं उसका जायज़ा हमें दिखाइए कि किस तरह से वहाँ पर लोग। चलिए पहले विनोद फोगाट क्या कह रही हैं और किस तरह से अपने मताधिकार का उन्होंने इस्तेमाल किया, आइए पहले वो देखते हैं। चलिए, विनोद फोगाट की जो दावेदारी है इस बार कांग्रेस की तरफ से उन्हें टिकट मिला, आइए देखते हैं कि वो क्या कह रही हैं वोट डालने के बाद। उत्सव है, वोटिंग का जो दिन होता है और आज हरियाणा, पूरा हरियाणा जोश करने जा रहा है और कार्यकर्ता होने के नाते एक पार्टी के मैं। चलिए, कुमार आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, सुप्रभात आपको। तो सवाल मेरा ये कि जिस पोलिंग बूथ पर आप हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में एक वोट बहुत कुछ बदलने का मादा रखता है, किस तरह से लोग बढ़ चढ़ कर निकल रहे हैं आज अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए? जी आलोक। आता है यहाँ पर जो अपने पोलिंग का यहाँ पर प्रयोग कर रहे, वोटिंग कर रहे हैं। और अभी जिन दिन चढ़ा 7 बजे से जब पोलिंग शुरू हुई है तो अभी मतदान की गति थोड़ी धीमी है। हो सकता है कि ब्रेकफास्ट के बाद लोग आए यहाँ पर और ज़्यादा मात्रा में। लेकिन हमारे साथ 2 मतदाता अभी पिता पुत्री है यहाँ पर। दीपशिखा है और दीपशिखा दूसरी बार दीपश्री हैं जो दूसरी बार वोटिंग की है। पहले लोकसभा में इन्होंने किया था और विधानसभा में। आप बताएं कि कितना वोटिंग का महत्व, वोटिंग का क्या महत्व है और कितना बढ़ चढ़ के लोग यहाँ पर, खासकर युवा यंग जनरेशन किस तरीके से यहाँ पर वोटिंग कर रहा है? सर, वोटिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि हमारी सिर्फ एक ही आवाज़, एक ही बार हमें मिलेगा अपना कुछ भी, मतलब जो हमारा ओपिनियन है वो हमें व्यक्त करने के लिए। तो हमें वोटिंग बिल्कुल भी नहीं, मतलब ऐसे लेट गो नहीं करना चाहिए। हमें इस चीज़ को अपना इम्पोर्टेंस मानकर, और ये डे को, मतलब ऐसा नहीं है कि लोग क्या करते हैं कि बाहर घूमने चले गए या किसी और काम में बिजी हो गए, बट दिस इज़ नॉट लाइक राइट। एंड हमें अपनी वोटिंग को यूज़ करके अपने जो भी कैंडिडेट को वोट करना चाहते हैं और हमें देना चाहिए। आप नारी हैं, महिला हैं, महिला सुरक्षा को लेकर के कितना मतदाताओं में, खासकर नारी जगत में या महिलाओं में कितना उसका इम्पोर्टेंस है? महिलाओं में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है सर, क्योंकि अगर हम अपनी इंडियन सोसाइटी देखें तो इसमें पैट्रियार्की है, मेल डोमिनेशन बहुत ज़्यादा है, चाहे वो हम अपने घर में देखें या सोसाइटी में। मतलब अगर आपको कुछ भी करना है, चाहे वो आपके सपने हैं या फिर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी आगे करना है, वो भी हमें पहले सोसाइटी को देखना पड़ता है। आलोक जी, तो ये केवल एक ऐसा मतलब हमारे पास तो टूल है, इंस्ट्रूमेंट है, बिश्नोई जिसको यूज़ करके हम अपना ओपिनियन मतलब दे सकते हैं बिना किसी कोअर्शन के। कुलदीप बिश्नोई को भी हम अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर देख रहे हैं। कुमार, यहाँ पर ये देखना भी बहुत अहम हो जाएगा कि तमाम जो छोटे दल हैं वो क्या किंग मेकर की भूमिका निभा पाएंगे इस बार के चुनावी समर में? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, इंडिपेंडेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण हो गया है। और बहुत सारे, जो आप सावित्री जिंदल की बात करें, आप गोपाल कांडा की बात करें, तो ये लोग ऐसे कैंडिडेट हैं कि इंडिपेंडेंट होकर भी काफ़ी मजबूत स्थिति में यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर मुकाबला रोचक होता है, मुकाबला बराबरी का होता है, तो इंडिपेंडेंट्स का रोल और छोटे छोटे जो दल हैं उनका रोल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे वो जेजेपी हो, चाहे वो INLD हो, चाहे वो आज़ाद पार्टी हो जो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है, तो छोटे दलों का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। सर, आप बताइए कि इंडिपेंडेंट, ये दीपश्री के पिताजी हैं, इंडिपेंडेंट काफ़ी संख्या में यहाँ पर मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका क्या पोजीशन हो सकता है? उनका सरकार बनाने में क्या योगदान हो सकता है? सरकार बनाने में इंडिपेंडेंट का बहुत अच्छा योगदान रहेगा और पहले से 2-4 सीटें ज़्यादा ही आएंगी जी। तो इनका कहना है कि ये पॉलिटिकल एनालिसिस्ट है, तो इनका कहना है कि इंडिपेंडेंट की स्थिति भी अच्छी है और हो सकता है कि पिछली बार से ज़्यादा, यानी 2-4 सीटें ज़्यादा उनकी आए।
तो अभी देखिए 90 विधानसभा सीट पूरे हरियाणा में 90 विधानसभा सीट है। और आपने देखा जिस तरीके से दीपश्री ने जिस तरीके से एनालिसिस किया, एक यंग होकर के जिस तरीके से उन्होंने अंबेडकर को कोट किया और वोट के इंपॉर्टेंस को कोट किया, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। और हरियाणा की राजनीति में 90 विधानसभा सीट जरूर है, लेकिन राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में, नेशनल पॉलिटिक्स में इसका एक अहम स्थान रहा है। आप देख सकते हैं कि 1990 के दौर में जब बीपी सिंह की सरकार बनी थी तो चौधरी देवीलाल जो कि बहुत हैवीवेट थे हरियाणा की राजनीति में, उनका महत्वपूर्ण रोल था। तो हम हरियाणा के चुनाव को एक ये नहीं कहेंगे छोटा स्टेट है, 90 सीट है तो उसकी महत्ता कम है। हरियाणा का जो चुनाव है वो राष्ट्रीय परिदृश्य पर भी अपना इंपॉर्टेंस रखता है। राष्ट्रीय परिदृश्य पर जो पार्टी है वो भी इम्पोर्टेंट रखती है जो कांग्रेस है, लेकिन जहां हम कांग्रेस और आप का गठबंधन देखते हैं कई जगह पर यहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ होती हुई नजर आई, क्या इसका असर आप इस बार के चुनावों में पड़ते हुए देखते हैं कुमार? आप अगर एनालिसिस कीजिएगा कि अगर गुजरात का चुनाव हुआ, वहां पर आम आदमी पार्टी ने अकेला चुनाव लड़ा और अच्छा खासा वोट उसने कांग्रेस को डेंट किया। गोवा में जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी वहां पर भी कांग्रेस की संभावनाओं को उसने डेंट किया। हिमाचल में ज्यादा कुछ वो नहीं कर पाई, लेकिन हरियाणा में पंजाब की अगर पंजाब में तो सुपड़ा ही साफ कर दिया, दिल्ली में सुपड़ा ही साफ कर दिया कांग्रेस का। तो राहुल गांधी ने काफी कोशिश की थी कि बात बन जाए, लेकिन एक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ओवर कॉन्फिडेंट थे विधानसभा चुनाव में कि हम आसानी से सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आपने देखा कि क्या हुआ। उसी तरीके से यहाँ की जो प्रदेश इकाई थी, चाहे वो हुड्डा हो, चाहे वो शैलजा हो, चाहे सुरजेवाला हो, ये ओवर कॉन्फिडेंट है कि हमारी पार्टी की सरकार बन रही है। उस स्थिति में आम आदमी पार्टी के साथ इनका गठबंधन नहीं हुआ और आम आदमी पार्टी जो भी वोट अगर वोट शेयर अपनी पार्टी की ओर ले आती है तो सीधा उसका नुकसान कांग्रेस को होगा। ये पॉलिटिकल पंडित भी यहाँ के मानते हैं। आप भी बने रहिएगा कुमार हमारे साथ। कितना नुकसान पहुंचाएगी आम आदमी पार्टी वो 8 तारीख को पता चलेगा। बिल्कुल आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि गुरुग्राम से मुकेश शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, अगर इस बार के चुनावों को हम देखें, खास तौर पर फर्स्ट टाइम वोटर्स और महिलाओं का आह्वान प्रधानमंत्री हर बार करते आए कि वोटिंग प्रक्रिया में इन सबको बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। हरियाणा की राजनीति को अगर समझें तो युवा शक्ति कितना बड़ा रोल निभाती हुई नजर आएगी इस बार के चुनावी दंगल की जब हम बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024। बिल्कुल आंचल, जिस तरह से देखिए अभी पीछे कुछ दिनों में हमने ताबड़तोड़ रैलियां देखी, अमित शाह जी की देखी, माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह से रैली करके कहीं ना कहीं अपने जो कार्यकर्ताओं उनको ऊर्जावान किया, वोटर्स को प्रेरित किया कि वो घर से बाहर आए, क्योंकि मैं गुड़गांव में हूँ, ये पूरा का पूरा IT हब है, तो यहाँ पर जो वोटर है वो बहुत समझदार है और बहुत जागरूक है। ऐसे में वो वोट कास्ट करने घर से निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ गाँव जैसा कुछ नहीं है, पूरा IT हब है। यहाँ पर चकाचौंध आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप रात में आए चाहे दिन में आए। तो यहाँ पर जो वोट कास्ट करने के लिए आएंगे निकल करके, उनका भी एक ही मकसद होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने कई बार इन इलाकों का दौरा किया था, तो जाने की कोशिश करी थी, तो लोग चाह रहे थे कि उनको यहाँ पर बदलाव चाहिए। वही चीज विधानसभा में है। भले ही यहाँ पर हुड्डा वर्सेस बीजेपी के बीच में मुकाबला जारी है, कई सीटों पर आप देखेंगे कि युवाओं को मौका मिला है और साथ ही साथ कई जो नेता रहे पिछली सरकार में वो भी यहाँ पर अपना दंगल दिखाएंगे और उनका सारा जो वो फोकस होगा, की फोकस होगा महिला वोटर्स आए, युवा आए, और क्योंकि युवाओं को पता है कि बदलाव के लिए उनका मतदान कितना जरूरी है। बादशाहपुर से जैसा कि मैं आपको बताऊं, राव नरवीर सिंह जो पिछली सरकार में मंत्री भी रहे थे, उन्होंने भी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। विनेश फोगाट इस बार मैदान पर, उनके अपोनेंट जो है वो सांगवान है, साथ ही साथ गुड़गांव में मुकेश शर्मा है, मोहित ग्रोवर जो है वो उनको कांग्रेस की तरफ से टक्कर दे रहे हैं। तो ऐसे में ये जो घमासान है ये बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस एक तरफ जो है वो इसको लेकर के आश्वस्त है कि वो सरकार बनाने जा रही है। जैसा हमारे सीनियर रिपोर्टर कुमार आलोक बता रहे थे कि ओवर कॉन्फिडेंट के होते कहीं ना कहीं वो नुकसान ना खा जाए, ऐसे में उनको यहाँ पर संभल कर रहना होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उन्होंने पिछले 10 साल में क्या काम किया है, किस तरह से उन्होंने गुड़गांव में काम किया, किस तरह से उन्होंने प्रदेश में काम किया, युवाओं के लिए काम किया, खेलों के लिए काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया। लगातार उन्होंने जो गुड़गांव का भी देखिए, द्वारका से लेकर के और गुड़गांव तक उन्होंने एक्सप्रेसवे बना दिया जो मुंबई तक जाएगा। तो तमाम वो काम, वो उपलब्धियां किनारे युवाओं को बताने की कोशिश करें कि जो सरकार बनेगी वो विकास के पैरामीटर्स पे बनेगी, प्रदेश में शांति हो, प्रदेश में काफी सारा काम आए, रोजगार आए, जो भी आपके युवा है, एंटरप्रेन्योर है, उनको लेकर के, यानी आप बिल्कुल एक मिनट रुकना चाहूंगी मुकेश। नायब सिंह सैनी को आप देख सकते हैं अपने
वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल करते हुए, पोलिंग बूथ पर वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे अहम बात कुमार, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर इस पूरे चुनावी दंगल को देखें किस तरह से, क्योंकि आप कांग्रेस लगातार कितने सालों से कवर करते आए हैं, इतने वरिष्ठ हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कितने बड़े गेम चेंजर साबित होने वाले हैं इस बार 2024 हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए? आंचल, अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस ने पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हुड्डा को कमान नहीं सौंपी थी और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा था कि बिल्कुल सत्ता में आते आते कांग्रेस रह गई थी। तो इस बार जो चली है कांग्रेस, जो आला कमान है, जो कांग्रेस के जो ऊपरी लीडर है, चाहे वो खड़गे हों, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, इन्होंने इस बार पूरा का पूरा कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिया है। और कहा यह जा रहा है कि 90 सीटों में से 72 सीटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लोगों को मिला है। और यहाँ पर शैलजा भी साइडलाइन है और सुरजेवाला भी साइडलाइन है, अगर ऊपर से देखा जाए तो हुड्डा के चलिए। और कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो मान के चल रहा है कि हुड्डा को हमने पूरा कमान दिया है तो हुड्डा कांग्रेस को सत्ता में वापसी दिला सकते हैं। तो अब देखना होगा कि जो 72 सीटें हैं, मैं कम से कम 10 या 12 सीटें ऐसी आपको बताऊंगा जहां पर कांग्रेस ने जो कैंडिडेट दिए वो बहुत कमजोर है। वो हुड्डा के सिफारिशदार हो सकते हैं, लेकिन वहां पर 10 से 12 कैंडिडेट ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस ने मजबूत कैंडिडेट नहीं उतारा है और उसका खामियाजा अब उसको भुगतना पड़ रहा है। यानी कि कांग्रेस की स्थिति वहां पर खराब है, क्योंकि और भी कैंडिडेट थे, और भी जो जमीनी कार्यकर्ता थे वो अच्छे कैंडिडेट हो सकते थे, लेकिन वहां पर कांग्रेस ने हुड्डा के कहने पर, या हुड्डा की खूब चली है। रणदीप सिंह सुरजेवाला, उनके अपने बेटे को उन्होंने टिकट तो दिलवा दिया। शैलजा हैं, उनका भी 7 से लेकर 8 उनके समर्थकों को टिकट दिया गया है। और जिस तरीके से शैलजा और हुड्डा में जो बातें चल रही है, जिस तरीके से एक तरह से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता चल रही है सीएम की कुर्सी को लेकर के, पहले तो उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बोला था, लेकिन बाद में उन्हें रोका गया। तो अब वो ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। परसों उन्होंने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की है। मुलाकात में क्या बात हुई है वो तो सोनिया गांधी और उनको ही पता होगा। लेकिन एक चीज जरूर है कि कांग्रेस के अंदर जो हुड्डा है अभी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो एक तरह से अखंड उनका, मतलब आप कहें कि पूरा टिकट का जो वितरण हुआ है उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की खूब चली है। अच्छा कुमार, एक चीज़ और समझना चाहेंगे आपसे कि तमाम ऐसे जो दिग्गज जिन्हें टिकट दिया गया वो कहीं ना कहीं लोकसभा में सांसद भी रह चुके हैं। अच्छा, फिर कई उसमें ऐसे हैं जो राज्यसभा के भी हैं, लेकिन फिर भी विधायकी का चुनाव लड़ना है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है कुर्सी पर काबिज होने की, वो बहुत ज़्यादा है अगर हम देखें। और इस पूरी प्रक्रिया में कांग्रेस में ये साफ नज़र आता है कि अगर कोई ऊपर चढ़ता है तो उसे दूसरा तुरंत उसकी टांग खींचता है। नहीं, पहले विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही कांग्रेस ने यह घोषणा कर दी थी। कांग्रेस ने साफ कह दिया था कि चाहे आप राज्यसभा के सांसद हैं, चाहे आप लोकसभा के सांसद हैं, विधानसभा का चुनाव आपको नहीं लड़ना है। लेकिन बाद में कुमारी शैलजा ने खुलेआम कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूं। लेकिन उसके बाद किसी दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वो भी रोहतक से सांसद हैं, कुमारी शैलजा भी सांसद हैं। एक मिनट, नायब सिंह सैनी ने वोट डाला है। एक सेकंड कुमार रोकना चाहूंगी आपको। नायब सिंह सैनी ने वोट डाला है, क्या कुछ कह रहे हैं वो, आइए सुनते हैं। वोट जरूर पोल करें, 100% मतदान हो। ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, लोकतंत्र की मजबूती भी है। मेरा हरियाणा प्रदेश के सभी नागरिकों से, क्योंकि राष्ट्र मजबूत हो, प्रदेश मजबूत हो, उसको लेकर के हमने ये विकसित हरियाणा, विकसित भारत, और उसको लेकर के हम अपना वोट पोल करें, मेरा यही आग्रह है। और आने वाले समय के अंदर, क्योंकि लगातार जब मैं प्रचार के लिए जा रहा था पूरे प्रदेश के अंदर घूमा हूँ, हरियाणा प्रदेश का एक मूड स्पष्ट नजर आया है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मार्जिन के साथ बन रही है और 8 तारीख को नई सरकार का गठन हो जाएगा। ये हरियाणा के लोगों ने तय 3 महीने आपका समय मेरा काम करने का, 3 महीने आपने अब तो मुख्यमंत्री काम किया, कई योजनाएं शुरू की। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा साफ तौर पर कह रहे थे कि बढ़ चढ़कर मतदान कीजिए, विकसित हरियाणा को और विकसित बनाने के लिए रिकॉर्ड संख्या में मतदान करना ज़रूरी है। मुकेश हमारे साथ जुड़े। मुकेश, नायब सिंह सैनी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, साफ तौर पर कहा कि युवा आएँ और बढ़ चढ़कर मतदान में
हिस्सा लें। चुनाव आयोग की तैयारी किस तरह से है, तमाम जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनको कैसे तैयार किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहले आए, मतदान करें, फिर जलपान करें? बिल्कुल, जिस तरह से नायब सिंह सैनी कह रहे थे, हालांकि उनको टाइम कम मिला, लेकिन ये एक बड़ा बदलाव था, एक बड़ा मूव था भारतीय जनता पार्टी का कि मनोहर लाल खट्टर को हटा करके उन्होंने नायब सिंह सैनी को कमान दी प्रदेश की। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर पूरी जो अपनी व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर रखी है। प्रदेश की जो पुलिस सिक्योरिटी है उन्होंने भी किसी भी तरह की कोई भी असुविधा ना हो, किसी भी तरह का कोई भी अप्रिय घटना ना हो, उसको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए अपना डिप्लॉयमेंट शानदार तरीके से किया है। पिंक पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, महिलाओं के लिए विशेष ध्यान दिया गया है, जलपान की व्यवस्था भी की गई है। यानी यहाँ पर जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो भी लगा हुआ है और उनको पता है, क्योंकि फिलहाल आज जो मौसम है वो थोड़ा ठीक ठाक है। उसको देखते हुए तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि अच्छे वोट कास्ट होने चाहिए और जिस तरह का अगर मतदान जितना ज्यादा परसेंटेज में होगा उतनी ही अच्छी सरकार जो है वो देखने को मिलेगी। ऐसे उम्मीद करेंगे कि 1 घंटे का समय जो बीत चुका है इसके बाद तेजी से, क्योंकि अब यहाँ से थोड़ा सा रफ्तार पकड़ेगा मतदान, क्योंकि लोग अपने काम खत्म करके फिर निकलेंगे। सैटरडे का दिन है तो गुड़गांव के आसपास जो भी आईटी हब है वहाँ छुट्टी होती है, तो लोग निकल करके वोट कास्ट करने के लिए अब पहुंचेंगे। जरूर ये ध्यान में रखेंगे वोट देने से पहले कि उनकी क्या डिमांड है, वो क्या चाहते हैं अपने शहर को देखने के लिए, किस तरह से खूबसूरत देखना चाहते हैं, और साथ ही साथ पीस एंड काम होना चाहिए शहर में, रोजगार के तमाम वो अवसर उपलब्ध होने चाहिए। जैसा आलोक जी ने बताया कि यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा को कमान देने के बाद थोड़ा सा एक्सीलरेट हुआ कांग्रेस में। दीपेंद्र हुड्डा जिस तरह से तमाम उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां करी, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी पहुंचे, प्रियंका गांधी, वहीं जब प्रधानमंत्री ने रैली में अपना प्रदेश दिखाया, जिस तरह से युवाओं को जोड़ा, साथ ही साथ तमाम बड़े नेता यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जो थे वो पहुंचे, अमित शाह पहुंचे, तो एक अच्छा यहाँ पर जो है वो मूव देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दरकिनार कर दी जाएगी, वो जिस तरह से उन्होंने पिछले काम किए कहीं ना कहीं युवाओं के दिमाग में। चलिए, वैसे भी आप दोनों से अभी जनादेश में भी हम बात करेंगे 10 बजे, जब किस तरह से वोटिंग परसेंटेज है उस पर चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम चुनावी अपडेट्स को हमसे साझा करने के लिए। तो मौसम भले ही साफ हो लेकिन तस्वीर साफ होगी अक्टूबर 8 को जब मतों की गिनती की जाएगी। और आइए अब बात करते हैं नवरात्रि की आदिशक्ति की आराधना से जुड़ी हुई। तो आज नवरात्रि का 30वां दिन। आज के दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। देश भर में नवरात्रि त्यौहार को पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिल्ली मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है। और प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर माता की पूजा से संबंधित एक वीडियो साझा किया है। आप इस वीडियो को देखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। देवी चंद्रघंटायै नमः। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मयम् चंद्रघंटेति विश्रुता। वंदे वाञ्छितलाभाय चंद्रार्धकृतशेखराम् सिंहारूढ़ा चंद्रघंटा यशस्विनी। मणिपुरस्थितां
तृतीय दुर्गा त्रिनेत्राम् खंग गदा त्रिशूल चापशर पद्मकमण्डलुमाला वराभेतकराम् प्रफुल्लवन्दना विबाधारा कान्तकपोलां तुगं कुचाम् कमनीयां लावण्यां क्षीणकटे नितम्बनीम् आपद उद्धारिणी त्वं हि आद्या शक्तिः शुभपरा अनिमादि सिद्धिदात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् चन्द्रमुखी इष्टदात्री इष्टं मन्त्रस्वरूपिणी धनदात्री आनन्ददात्री चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् नानारूपधारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवैषि कमलानने श्रीचन्द्रघण्टास्य कवचं सर्वसिद्धिदायकम् विना न्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धा विना होमम् स्नानं शौचादि नास्ति श्रद्धामात्रेण सिद्धिदाम् कुशिष्यां कुटिलाय वञ्चकाय निन्दकाय च न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचितम् या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।